आपका मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पहलगांव के अटैक की। और पहलगांव के अटैक के बाद जिस तरह से आए दिन बयानों में बदलाव आ रहा है, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लगातार पहलगांव अटैक के बाद से हमारे साथ डॉक्टर करोड़ सिंह जी जुड़ रहे हैं, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और आज हमारे साथ में करमवीर सिंह जी जुड़ रहे हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं भगवान सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा जी। आर्मी सेना के चीफ या वहां के प्रधानमंत्री ये तो मानते हैं कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार भी हैं, कभी दूसरी तरह के बयान आते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि कश्मीर हमारे गर्दन की नस्ली है। तो दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। वो कश्मीर का राग हर बार आलापने की कोशिश करते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यह बात कही जा सके कि भारत का अकेला का नहीं, पाकिस्तान और भारत दोनों का मुद्दा है कश्मीर। और अंतरराष्ट्रीय मंच पे कई बार इस तरह की बातें भी कही जाने लगी हैं। अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप ने कहा कि ये दोनों देशों का मुद्दा है और ये अपने आप निपटाएंगे। इसी तरह से ईरान कह रहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। तो विश्व भ्रातृ में भी अभी कुछ, जैसे आपने एक दिन पहले ही बताया था, देखिए सेंटिमेंट्स अलग होते हैं और मुद्दे को निपटाना या युद्ध अगर जैसे हालात बनते तो उसमें आपके साथ में खड़े होना, उसमें बहुत अंतर है। देखिए, ये तो एक विडंबना है हमारे देश की कि हम डिक्लेयर कुछ करते हैं और पहले से ही जो स्थिति नाजुक है उसको आप बयान ये करते हैं कि स्थिति बहुत अंडर कंट्रोल है, सारे कुछ सब भी चंगा सीगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे या हमारे देश के देशवासियों को आप इस किस्म के झूठे आश्वासन और बिना फैक्ट्स के, बिना सबूतों के, बिना किसी आधार के आप पहले से ही डिक्लेयर कर दो कि ये एरिया पूरा सेंसिटाइज हो गया, 370 हटा दिया, बस खत्म हो गया मामला। देखिए, मैं इस मामले में एक बात बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने, क्योंकि आज थोड़ी सच्चाई बोलनी पड़ेगी, यदि कोई सच्चाई नहीं बोलेगा तो देश को कैसे, जनता को कैसे पता चलेगा कि मसले क्या हैं और उनका हल क्या है और चूक कहाँ पे हुई है और वो चूक क्यों हुई है। आप देखिए, सबसे पहले बताया गया जब नोटबंदी की गई कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा इसमें, क्योंकि उनकी फंडिंग खत्म हो जाएगी। ब्लैक मनी से उनकी फंडिंग हुआ करती थी ना, वो नोटबंदी भी चला गया, टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट हुआ, बस दुश्मन की कमर तोड़ दी। अब इसके बाद में पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, टेररिज्म चलता रहा। तीसरा बताया गया कि 370 हटते ही देखिए आप, और स्टेट का दर्जा निकाल दिया आपने, इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया, अभी आपके बिल्कुल टेररिज्म खत्म हो जाएगा। और हर वक्त यही आश्वासन देते रहे हैं कि टेररिज्म खत्म है कश्मीर में, सब चंगा शिगा। तो जनता, आप तो 3-3 करोड़ टूरिस्ट वहां चले गए सरकार के इस भरोसे के ऊपर, सरकार के इस झूठे आश्वासन के ऊपर। तो आप ये बताइए कि हमारी जनता को आप इस किस्म से गुमराह कर रहे हो। और अभी 5 दिन पहले, इससे बालाकोट से 4-5 दिन पहले ही असीम मुनीर ने, जो उनका चीफ है, और वो चीफ का बैकग्राउंड बता दें आपको कि वो ISI का हेड रह चुका है, उसमें टेररिज्म के बारे में और नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में जो एक्टिविटी उसने की है, उसके टाइम पे हुई है, वो सबको पता है। तो इसलिए जब वो चीफ बना है, उसको चीफ बनाया गया है, तो साफ जाहिर है कि वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा। और उसने खुद बोला ही है 4-5 दिन पहले, आपको उनके भाषण का हर एक अंश है वो इम्पोर्टेंट है, वो इंडिया के लिए। और ये इंडिकेट करता था कि उसने बोला था कि कश्मीर हमारे गले की नस है, जो जिससे हेड को, सिर को आपको खून जाता है, हृदय को जाता है, सारे शरीर को जाता है, हम इसके साथ रहेंगे। जो भाई वहां पर रेजिस्टेंस कर रहे हैं, हम उनके साथ। अब बताइए। और दूसरा पहलू यह है इस बात का कि आप सिक्योरिटी के लिहाज से, मैं ये बात बताना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना जरूरी समझता हूं कि आप एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट
फ्रंट है वो चाइना के साथ नया फ्रंट खुल गया, जो वेस्टर्न फ्रंट तो था ही था, उसके लिए आपको ट्रूप्स की जरूरत पड़े। और इधर पाकिस्तान के साथ मसला सुलझा नहीं है, कश्मीर का मसला सुलझा नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट में आप जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वांचल वगैरह जितने भी देश जो बॉर्डर के एरिया में हैं, वहां पे ट्रूप्स की जरूरत बढ़ी है। इसके बावजूद आप भारतीय फौज की संख्या कम कर रहे हो। 3 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं किया, 1,80,000 ट्रूप्स हमारे कम हो गए, और वो कम ही रहे। उसके बाद में आप अग्निवीर लेके आ गए। आप ये बताइए कि ये जो जहां हमला हुआ है पहलगांव में, पहलगांव पहले आर्मी की सिक्योरिटी के में था, अभी 1 साल पहले ही उन्होंने सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को दे दिया। नाउ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के पास इतने फोर्स है नहीं, आप आर्मी को वहां से हटा दिए। तो सेकेंडली आप ये देखिए इसका इम्प्लीकेशन के 2 महीने बाद में एक बहुत बड़ी अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी, यात्री आना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आर्मी के पास जब था तो आर्मी 2 महीने पहले ही एरिया को सैनिटाइज करती थी, क्योंकि जो ये टेररिस्ट होते हैं वो जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तब नहीं आते हैं, वो पहले आके रेकी करते हैं, अपना जगह चुनते हैं। तो इसके लिए उनको रेकी करने के लिए टाइम मिल जाता है। यहाँ पहलगाम में उन्होंने यू मीन टू से कि वो एकदम से आ गए, पहले उन्होंने रेकी की है, सारा कुछ चेक किया है, उनकी एक्टिविटी देखी है, और बड़े इत्मीनान से उन्होंने आराम से एक एक करके चुन चुन के उनके जाति उनका धर्म पूछ के मारा है। तो इसका मतलब दे आश्वस्त थे वो कि सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ कहीं नामनूम नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कुछ भी कहे, और बड़ी बात तो ये है कि आप देश का माहौल किस तरह से बना रहे हो। देश के माहौल के बारे में आप, हमारे पास विद्वान बैठे हुए हैं, ये बतवाएंगे कि एक तरफ आप धर्म हिंदू मुस्लिम करते हो, दूसरी तरफ आप देश में शांति को भंग करते हो। तो आप ये पहले से ही ये लड़ाई छिड़ी हुई है। तब को वो लोग, आप जब कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो नहीं पूछते कि ये दुकान किसकी है, इसके ऊपर नाम लिखो, हिंदू मुस्लिम। इसी तरह से अभी उन्होंने आपको जवाब दिया है कि अभी की बात अगर हम करें, अभी की बात करें, पहलगांव का जो अटैक है, बहुत सारी चीजें हैं, खामियां भी होंगी, लेकिन जो दहशतगर्दों के मंसूबे थे कि हम हिंदू मुस्लिम करके और एक खाई पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हो पाई। एक बहुत बड़ी भारत के लिए एक जीत कहूंगा मैं इसे। इन परिस्थितियों में चलिए खामियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन चल रही है उससे निपटने की मैं बात करूंगा। फिलहाल निपटने तो इन एनी केस अब ये मसला है वो यहाँ रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने हर वक्त, हमारे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान को ये करारा जवाब दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, उनके घर में घुस के उनको मारा जाएगा। और अभी भी कहते हैं कल्पना से परे कोई, अरे भाई आपने जो करना है वो पहले करके दिखाओ ना, उसके बाद बोलो देखो इनकी कोई कल्पना थी इसकी। आप पहले ही बोल रहे हो कल्पना, तो इतने भारतीय जनता के, दुनिया के इंटरनेशनल जनता के ये उम्मीद बढ़ा दी कि पता नहीं बाहर बहुत बड़ा कोई एक्शन करने जा रहे। बताइए इंडिया के सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन तो एक हो गया कि भाई पाकिस्तान के साथ 2-2 हाथ हो ही जाने चाहिए, लड़ाई हो जाए, वार हो जाए। ये क्या पॉसिबल है? जी, मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में, वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं करमवीर जी का रुख करना चाहूंगा एक बार। करम जी, वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह की दिखाई दे रही हैं, अटैक हुआ है, पहले जब पुलवामा की घटना हुई उस समय मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अभी क्या लग रहा है आपको कि एक्शन सोच समझ के करना होगा, आनन फानन में करना होगा, सरकार पे भरोसा रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो कर ही रहेंगे? क्योंकि पहले में और अब में बड़ा अंतर है। पुलवामा के टाइम पे विपक्ष भी साफ मांग रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अभी विपक्ष भी कह रहा है सरकार कोई एक्शन ले, हम साथ में हैं। पूरा देश भी कह रहा है कि आपको एक्शन लीजिए, हम साथ में हैं। तो सरकार पे भी एक प्रेशर है ये। देखिए योगेंद्र जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इस तरह के नैरेटिव्स भी चलाए जा रहे हैं। अपोजिशन का और आम पब्लिक का जो है बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि ऐसा कोई सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ भी की जानी चाहिए। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि भाई इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। डिप्लोमेटिक एक्शन की जहाँ तक बात है उसमें आप देखेंगे कि
उनके हाई कमीशन से कई ऑफिसर्स को निकाला गया, यहाँ से वीजा कैंसिल करना, ये सब किया गया। और इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको जो है कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने। बदले में पाकिस्तान जो है उसने भी अपना एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए क्लोज कर दिया, और उन्होंने भी कहा कि शिमला समझौता जो है उसको हम लोग सस्पेंड कर देंगे, उसको भी हम लोग नहीं मानेंगे। तो दोनों तरफ से जो है इस तरह का आया। अब बड़ी कार्रवाई का जो दबाव आ रहा है वो ये कि भाई सैन्य कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसमें आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल, आप देखिए कैसे कैसे जो है नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। रेडी है प्लान, प्यासा मरेगा पाकिस्तान। तो व्हाट काइंड ऑफ ये नैरेटिव जो चलाए जा रहे हैं, अब लोगों को पता होना चाहिए सिंधु नदी का समझौता है ना, उसको लेकर के कि उसको भाई भारत नहीं मानेगा तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। सिंधु नदी के अलावा और भी कई नदियां भारत पाकिस्तान के बीच में बहती हैं। हम अपने शेयर का, अपने हिस्से का 40% पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो भी बर्बाद जाता है, वो भी पाकिस्तान की तरफ जाता है। कौन सी आप पानी रोकने की, कौन सा पाकिस्तान को प्यासा मारने की बात करते हैं? डैम नहीं है यहाँ ठीक से, ना इस तरह का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, तो नदियों में पानी है, फील्ड तक ले जाने के लिए कैनाल्स नहीं है, इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। तो अपने सिस्टम पे ध्यान दो, पहले उस चीज के ऊपर उसको दुरुस्त करना चाहिए कि अगर इस तरह की कार्रवाई करना आप करते हैं, उस संधि को आपने अगर निरस्त कर दिया तो वाकई में उसका फर्क पड़ना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, ताकि उसकी जनता जो उनकी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करे। क्योंकि वहां की जनता भी जो है आप देखेंगे कि कृषि के ऊपर निर्भर है ज्यादातर लोग वहां के, और उनके लिए तो एक कश्मीर का मुद्दा, टेररिज्म ये छेड़ करके वहां पाकिस्तान की आर्मी को तो एक कहेंगे कि एक जीवन दान मिल जाता है। जब भी वो कटघरे में होते हैं वो कश्मीर का मुद्दा, टेररिस्ट एक्टिविटी जो है, इस तरह की कोई ना कोई घटनाएं यहाँ पर कर देते हैं। लेकिन भारत को आप देखेंगे कि जिस तरह के नैरेटिव है कि कोई फुल फ्लेज्ड वॉर हो, इसको लेकर पाकिस्तान ने भी कहा कि वहाँ की प्रधानमंत्री ने हम न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन तो आप जानते हैं, पठानकोट एयरबेस पे जो अटैक हुआ, इसी तरह से ISI के ऑफिसर भी शामिल थे, वहाँ के पाकिस्तान मिलिट्री के ऑफिसर शामिल थे, जहाँ आए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। भारत की टीम को वहां पर उन्होंने जाने नहीं दिया। तो इस तरह की तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के जुमलों में भारत को नहीं आना चाहिए कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दोषियों को सजा जो है वो मिलनी चाहिए। जहां तक सरकार की बात है, टफ कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। इसका राजनीतिक लाभ लेने की बजाय, इसको अपना वोट बैंक बनाने की बजाय पार्टियों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आगे से इस तरह की हिमाकत कोई नहीं करे। और सिर्फ ये सिक्योरिटी लैब से इसकी भी जांच की जानी चाहिए। आप देखिए जिसको गोली मार दी 2-2 घंटे तक पड़े हुए हैं, कोई हॉस्पिटल पहुंचाने वाला नहीं, किस तरह का अरेंजमेंट है? इन सारे मुद्दों के ऊपर जो है मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही क्रूशियल जो है मसला है। 28 लोगों की जान गई है, ये कोई बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है इसकी आवाज आप कहेंगे कि उठाई जा रही है। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज में ये लगातार जो है इन्वॉल्व है। लेकिन कौन है आपका साथी? ट्रंप ने तो कह दिया 1000 साल पुराना मसला है ये, हम उनके बीच में नहीं पड़ेंगे। अरे भाई, कश्मीर का मसला नहीं है, लोग बेगुनाह लोगों की जान का मसला है। यहाँ पर 28 लोग हमारे बेगुनाह लोग यहाँ पर मारे गए हैं, ये कोई टेरिटरी का मसला नहीं है। जी हाँ, 26 लोग, हाँ जी 28 या 26 लोग। तो मुझे ये मेरा ये मानना है कि इस तरह के कोई पॉपुलर नैरेटिव्स वगैरह चलाने की बजाय कोई ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के रिपीटेशन, इस तरह की घटनाएं जो है वो नहीं हो। पड़ोसी देशों को भी हमें अपने फेवर में लेना चाहिए। आपको याद है उड़ी के ऊपर जब उड़ी हमला हुआ था, बांग्लादेश पहला देश था, कहा कि हम सार्क का जो है, जो इस्लामाबाद में होने वाली थी सार्क समिट का बाइकआउट करते हैं। आज हमारे जो है संबंध आप जानते हैं, बांग्लादेश के साथ भी अच्छे नहीं है, नेपाल के साथ भी हमारे संबंध जो है कोई अच्छे नहीं है इस तरह के। सो हमें पड़ोसी मुल्कों को साथ में लेकर के भी पाकिस्तान को आइसोलेट करना, उसके ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत है। और मिलिट्री एक्शन तो मुझे लगता है कि सरकार अपने तरीके से जवाब उसका देगी, आज नहीं तो कल एक प्लान के साथ, स्ट्रेटजी के साथ देगी। कोई पब्लिक के प्रेशर से जो है इस तरह का रेस्पॉन्स आए। करोड़ सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपने एक दिन पहले भी कहा था कि सरकार प्लान कर रही होगी, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमोशन से और जवाबी कार्रवाई, इसमें दोनों में अंतर है। अभी इस तरह की जब पोजीशंस होती हैं, विपक्ष भी एकजुट हो, सरकार के साथ में हो, पब्लिक के सेंटिमेंट्स और पब्लिक का सपोर्ट भी सरकार के साथ में हो, तो एक अलग तरह का प्रेशर है। सरकार खुद भी, देखिए मोदी कह भी चुके हैं, और जिस तरह की मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, उसे लगता है कोई ना कोई जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये जल्दबाजी का निर्णय होगा, क्योंकि देखिए हम लोग बैठे हुए हैं दूर,
हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ भी कर दो, पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी है। तो सरकार कुछ ना कुछ सोच समझ के कदम उठाएगी, कुछ सरकार को समय देना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसको लेके हमें सोचना चाहिए। मैं अगर करमवीर जी की और सिंह साहब की बात को आगे बढ़ाऊं तो जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके तत्काल बाद पूरा भारत एकजुट नजर आया, और कश्मीर में भी जिस तरह की एकजुटता रही आतंकवाद के अगेंस्ट में वो अनप्रेसिडेंटेड थी। शायद पहली बार इतनी तत्काल एकजुटता दिखाई गई, और सरकार ने भी ये माना है कि हमारा लैप्स रहा है सर्वदल जो मीटिंग हुई उसमें, और वो मानते हुए हम मान के चल रहे हैं कि सरकार पे बहुत दबाव है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सरकार ने तात्कालिक कदम उठाए, जो 5 कदम हम बता रहे हैं, 4 कदम है वो डिप्लोमेटिक वाले हैं, वो रेसिप्रोकल वाले हैं। पाकिस्तान ने उसी तरीके से उनको रेस्पॉन्ड कर दिया कि हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा इंडिया कर रहा है, एम्बेसीज को लेके, वीजा को लेके। इंडस वाटर का है, उसको लेके पाकिस्तान ये कह रहा है इट अमाउंट्स टू वॉर, और उसके अलावा पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा जो स्टेप लिए हैं वो है कि इंडियन एयर, पाकिस्तान का एयर स्पेस इंडिया को यूज नहीं करने देंगे, और दूसरे बायलेटरल एग्रीमेंट हैं इंक्लूडिंग शिमला एग्रीमेंट, उसको हम नहीं मानेंगे, और जो ट्रेड जितना भी है मेजर ट्रेड डायरेक्ट या थर्ड कंट्री के थ्रू वो पूरा हम बंद कर देंगे। ये पाकिस्तान ने एडिशनल किया है। और पाकिस्तान इस आतंकवाद के मामले में सहानुभूति तो दिखाई आती जो मरे हैं उनके प्रति, लेकिन ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारा कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने कहा इंडिया ऐसे ऑपरेशन करता रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड है। अब भारत क्या कर सकता है? दबाव जिस तरह का है, जो हमारे सेना के एक्सपीरियंस्ड हैं रक्षा विशेषज्ञ, वो तो ये कह रहे हैं कैनेटिक एक्शन होना चाहिए, और जनता का भी दबाव है कि कैनेटिक एक्शन होना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि कुछ स्मार्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कैनेटिक एक्शन हुआ और वो अगर फुल स्केल वार में डेविएट हो गया, हमारा मीडिया तो एक तरह का नैरेटिव बना रहा कि वो देश हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा। देखिए योगेंद्र जी, जब वार होता है कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया यूक्रेन पे, 3 साल से फंसे हुए हैं दोनों। यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर पावर भी नहीं था। इजराइल ने, हमास बहुत कमजोर था, इजराइल ने ऑपरेशन किया, अभी तक नहीं निपट पाया है। तो अगर कैनेटिक एक्शन लिया, वार की तरफ चला गया, तो देखिए नुकसान पाकिस्तान को भी होगा, लेकिन भारत को भी कम नहीं होगा। भारत जिस तरह की आर्थिक प्रगति के पथ पे चल रहा है उसको नुकसान होगा, और जो इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है, दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँ स्मार्ट एक्शन होना चाहिए। वो स्मार्ट एक्शन क्या हो सकता है? तो स्मार्ट एक्शन में मैं ये कहूंगा सबसे पहले हमें पूरे एविडेंस जुटाने चाहिए कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट किस रूप में है। क्योंकि देखिए हमारी सरकार डोमेस्टिक लेवल पे एनआईए एक्टिव हो गई है, जगह जगह रेड भी मारी जा रही है, छापेमारी हो रही है, और वो सर्च ऑपरेशन भी उन आतंकवादियों का चल रहा है। ये तो हमारे घरेलू मामलों में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के कुछ क्रेडिबल एविडेंस होना चाहिए कि पूरी उससे हम दुनिया को कन्विंस कर सकें कि इस रूप में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और उसके बाद ये कहना चाहिए कि हमारे को एक्शन लेने का, सेल्फ डिफेंस का राइट है, हमें कुछ करना चाहिए। तो पाकिस्तान को आइसोलेट तो करना चाहिए। पाकिस्तान तो उल्टा ये कह रहा है कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य हूं, जुलाई में पाकिस्तान को अध्यक्षता मिलेगी, और सिक्योरिटी काउंसिल में हम रिजोल्यूशन लाते हैं पानी को लेके भी, और भारत जिसके बेसलेस आरोप लगा रहा है वो उनमें कोई तथ्य नहीं है। पाकिस्तान ने यह भी कहा हमारे से भी शेयर करो और दुनिया से भी शेयर करो। तो पाकिस्तान जिस तरह कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि आपके पास एविडेंस है तो हमें बताओ और दुनिया को बताओ, ये भी पाकिस्तान ने कहा है। तो हमें क्रेडिबल एविडेंस पहले इकट्ठे करने चाहिए, पूरी दुनिया को बताना चाहिए, और पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए। एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो लश्कर तैयबा का आउटसूट है, और लश्कर तैयबा है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें राणा की और हेडले की सजा हुई। तो लश्कर तैयबा के साथ
डेनिश अखबार पे अटैक करने की, डेनमार्क में अटैक करने की साजिश को लेके सजा हो चुकी है। तो ये प्रूव है कि लश्कर-ए-तैयबा है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंटरनेशनल नेटवर्क है। तो भारत को, दुनिया को ये कन्विंस करना चाहिए कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क का ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की धरती पे फल फूल रहा है, उस पे हमें स्ट्राइक करने का राइट है सेल्फ डिफेंस में। लेकिन वो सब आप दुनिया के सामने पहले प्रूव तो करेंगे ना। अनसिविलाइज्ड वे पे अगर हम मिलिट्री एक्शन लेंगे तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। तो काइनेटिक एक्शन लास्ट की स्टेप तो हो सकती है कि बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो, लेकिन अभी मुझे लगता है हमें स्मार्ट एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को फर्दर आइसोलेट करना चाहिए। जैसे मोहम्मद और जो लश्कर-ए-तैयबा है, जो पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क है। एक अन्य बात है कि पाकिस्तान ने स्वयं ने एडमिट किया है कि हमने आतंकवाद को प्रमोट किया है। अमेरिका ने, हमने मिलके यूएसएसआर को, पहले हमने जो आतंकवादियों को, जिसमें ये तालिबान है या दूसरे हैं यूएसएसआर के अगेंस्ट में, और अमेरिका ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमारे वार ऑन टेररिज्म में विश्वसनीय साथी है। तो अमेरिका से पैसा लेने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को भी प्रमोट किया और फिर अमेरिका के साथ तालिबान आतंकवाद के विरुद्ध वार में भी सम्मिलित हो गया। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद पनपते रहे और आज पाकिस्तान उसी का विक्टिम है अपने बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान में। तो पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का विक्टिम है, क्योंकि जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले खुद सेफ नहीं रह सकते। ये इतिहास बताता है आतंकवाद का, जिसने भी पाला है वही उसका अल्टीमेट विक्टिम बना है। और मैंने अपने पिछले दिन भी कहा था कि पाकिस्तान एक अबू जहल का कुआं बन चुका है, इस्लामिक लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि अबू जहल ने जिस तरह का कुआं बनाया था उसमें अल्टीमेटली खुद ही पड़ा। तो पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद के कुएं में गिर रहा है। तो ऐसे समय हमें कोई न कोई स्मार्ट एक्शन लेना चाहिए और मुझे लगता है हमारी एजेंसीज कॉम्पिटेंट है, वो ऐसा एक्शन लेंगी। एक अन्य जो बात कहूंगा मैं, वो भी महत्वपूर्ण है। हमारा सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो मैकेनिज्म है, उसको हमें केवल कश्मीर में नहीं, हमारे जितने बॉर्डर से लगते हुए स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट है, वहां उसको और अधिक इफेक्टिव बनाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है तो सही वो मैकेनिज्म, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। उसमें सिविलियन इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं कम है, और मिलिट्री और जो इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है वो ज्यादा है। तो हमें सिविलियन पे ट्रस्ट करना चाहिए, और ट्रस्ट करके जो ये हमारा मैकेनिज्म है, सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है, उसको हमें मजबूत बनाना है भविष्य के लिए। ये जी योगेंद्र जी, चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और निश्चित रूप से कुछ लैप्सेज हैं, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, खामियां रही हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि हमें जवाब कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि एक्शन सरकार को लेना है। हम लोग सब साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये वक्त दोनों तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक संयम की बात रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार पे प्रेशर है, और प्रेशर इस तरह का है कि मोदी के 11 साल के कार्यकाल में एकजुटता इतनी कभी नजर नहीं आई। चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे दूसरा, हमेशा विपक्ष सवाल पूछते रहा, लेकिन जब सब साथ होते थे प्रेशर भी होता है, क्योंकि भरोसा होता है। उस भरोसे को अगर टूटता है तो निश्चित रूप से लोग फिर एक भरोसा छोड़ देते हैं। तो सरकार पे एक तरह का ये वक्त ऐसा है कि भरोसा रख करके हमें इंतजार करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन होगा, क्योंकि जब भी जैसे किरोड़ी सिंह जी कह रहे हैं, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, स्मार्ट तरीके का एक्शन होना चाहिए। माफी चाहूंगा समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा सभी को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।